तो पिछली क्लास में हमने हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी की बात की थी। अब हम उसी कंटिन्यूटी में एक चीज आगे पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आयनिक मोबिलिटी। क्या नाम है इसका? आयनिक मोबिलिटी। नाम से जैसा पता चल रहा है आयनिक मोबिलिटी, आयंस की मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या निकालोगे? आयंस की मोबिलिटी। दोबारा बोलो, आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या निकालोगे? आयंस की मोबिलिटी। जैसे आप समझना इसको, ये आपका पानी है, ठीक है, इसमें ये आपका कैथोड है और एनोड है। अब आप सोच रहे होंगे साला कैथोड एनोड क्या होते हैं? कैथोड यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर कैटायन जाएगा, कैथोड कहलाएगा। कैटायन जिस इलेक्ट्रोड पर जाएगा उसे कैथोड कहा जाएगा। एनायन जिस इलेक्ट्रोड पर जाएगा उसे एनोड कहा जाएगा। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब किसी मेटल की रोड को पानी में डाल के इसको करंट से जोड़ देते हैं तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड। और अगर जिस इलेक्ट्रोड पर कैटायन जाएगा उसे कैथोड, जिस पर एनायन जाएगा उसे एनोड। तो ये आपका Na हो गया, ये Cl हो गया। जब आपने इसमें NaCl डाला तो Na++ Cl- हो गया, ठीक है। ये जो बड़ा डंडा होता है वो प्लस होता है, ये माइनस होता है। बड़ा डंडा मतलब एनोड और ये छोटा मतलब कैथोड। तो यानी कि ये जो चल करके यहां जाएगा, ये यहां जा रहा, ये यहां जा रहा, ये जो जा रहा है ना, इसी जाने को कहते हैं मोबिलिटी। ये जो जा रहा है ना, इसी जाने को क्या कहते हैं? मोबिलिटी। क्या कहते हैं? मोबिलिटी, ठीक है। अब सोचो कि आयन जा रहा है मस्ती से और अचानक उसको चारों तरफ से किसी ने घेर लिया, चारों तरफ से किसी ने घेर लिया। तो पहले वो आराम से जा रहा था, अब रुक जाएगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। आयन को कौन घेरता है? जब आयन पानी में होता है तो पानी। ये पानी ने घेर लिया चारों तरफ से, तो ये क्या हो गया? हाइड्रेशन। जब कभी किसी आयन को ऐसे पानी घेर लेता है तो इस प्रोसेस का नाम मैंने कहा था हाइड्रेशन। याद करो, पिछली क्लास में बोला था अगर पानी की जगह कोई और पोलर सॉल्वेंट होता तो इसका नाम क्या होता? सॉल्वेशन। तो ये कहलाता हाइड्रेशन। याद आ गया? तो ये आयन अभी घूम रहा था अकेला अकेला लेकिन इसको चारों तरफ से अगर पानी ने घेर लिया तो अब इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। अगर आपको और ज्यादा पानी ने घेर लिया तो इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? और कम। यानी अपन क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेशन जितना ज्यादा होता जाएगा, ये आयन पानी से उतना ज्यादा घिरता जाएगा, ये आयन जितना ज्यादा पानी से घिरता जाएगा, हाइड्रेशन उतना ज्यादा होता जाएगा और मोबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। क्लियर है सबको? अब ये हाइड्रेशन किस चीज पर डिपेंड करता है वो समझना। जैसे मान लो मैंने कहा ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। नीचे अगर आए हम तो एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं अपन चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को हम फाई से बताते हैं। इसका एक नाम और होता है आयनिक पोटेंशियल, या एक नाम और होता है डिग्री ऑफ कोवेलेंसी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना चार्ज अपॉन साइज। इसका जो होता है दूसरा वो होता है चार्ज अपॉन साइज। चार्ज अपॉन साइज।
आयनिक पोटेंशियल, चार्ज डेंसिटी, डिग्री ऑफ कोवेलेंसी, ये इसी के नाम है और इसको कहते हैं अपन चार्ज अपॉन साइज। अब आप देखो चार्ज तो सब पर सेम है, अगर आप देखोगे तो नीचे आने पर क्या होगा, साइज जो है बढ़ेगा, तो जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होने लगेगी, कम। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी डिक्रीज, यानी कि सबसे कम चार्ज डेंसिटी किसकी होगी, CS प्लस की। सबसे बोलो चार्ज डेंसिटी जो है वो कम किसकी होगी, CS प्लस की। तो सबसे कम अगर पानी को खींचने की हिम्मत होगी तो वो किसकी होगी, सीजियम की। इन सब में सबसे ज्यादा पानी को अपनी ओर कौन खींचेगा, Li प्लस। Li प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यानी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, तो वाटर बहुत सारा खींच जाएगा। वाटर अगर चारों तरफ बहुत सारा आ गया तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपसे एक सवाल पूछा है उसने यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन के बाद जो एक साइज बन जाता है उसे एक नाम भी दिया जाता है, हाइड्रेटेड साइज। ठीक है, अब ये इसका रेडियस यहां तक मेजर किया जाता है। हाइड्रेशन के बाद जो नया साइज बनता है उसे कहते हैं हाइड्रेटेड साइज, यानी जितने ज्यादा पानी को अट्रैक्ट करेगा, तो पानी जहां तक अट्रैक्ट हो रहा होगा वहां तक क्या कहलाएगा, वो हाइड्रेटेड साइज। तो हाइड्रेटेड साइज भी हाइड्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। भाई हाइड्रेशन ज्यादा है तो हाइड्रेटेड साइज भी ज्यादा है। दोबारा बोलो, हाइड्रेशन अगर ज्यादा है तो हाइड्रेटेड साइज भी ज्यादा है। तो अब आपसे पूछा उसने लिथियम प्लस, यहां एक्वस लिखेगा, इस बात का ध्यान रखना, यहां पर एक्वस लिखा हुआ है। अगर साइज पूछता तो सीजियम का ज्यादा, लेकिन अगर एक्वस लिख दिया तो इसका मतलब कौन सा साइज हो गया, हाइड्रेटेड साइज, यानी पानी में। कौन सा हो गया, पानी में। अब देखो अगर हम इनसे बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात अगर अपन करें तो इसका मतलब क्या निकला, आपसे पूछा उसने हाइड्रेटेड साइज, तो आप बताओ हाइड्रेटेड साइज की बात कर रहे हैं तो हाइड्रेटेड साइज किसका ज्यादा होगा, हाइड्रेटेड साइज इसका ज्यादा होगा, हाइड्रेटेड साइज इसका ज्यादा होगा। ये आपका Li प्लस, ये Na प्लस, ये K प्लस, ये Rb प्लस और ये CS प्लस। नहीं समझ बात, सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी इसकी होगी तो सबसे ज्यादा पानी को खींचेगा, सबसे ज्यादा पानी को खींचेगा तो सबसे ज्यादा पानी से क्या होगा, घिर जाएगा, सबसे ज्यादा पानी से घिरा हुआ होगा, इसलिए हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा। और अगर मैं इसी की आयनिक मोबिलिटी पूछ लो, आयनिक मोबिलिटी को शॉर्ट में बोलते हैं IM, तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी से घिरा हुआ है तो सबसे कम जाएगा ये इधर उधर। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो एक की पॉइंट दे रहा हूं कि जो छोटा है वो पानी में मोटा है, जो छोटा है वो पानी में मोटा है, और जो मोटा है उसका मोबिलिटी कम है। जो छोटा है वो मोटा है, जो छोटा है वो मोटा है, और जो मोटा है उसकी मोबिलिटी कम है। ऐसा नहीं, जो छोटा है वो मोटा है, जो मोटा है उसका मोबिलिटी कम है, क्योंकि वो आसानी से नहीं भाग पाएगा ना, मोटा है तो। फील ही नहीं आ रही यार। दोबारा बोलो, जो छोटा है वो मोटा है, और जो मोटा है वो भागेगा नहीं आसानी से, तो मोबिलिटी कम हो गई ना भाई। ए भाई समझ में आया, फील ही नहीं आ रही यार आप लोगों को, क्लियर। तो चलो अब देखते हैं, अगला सवाल पूछेगा वो आपसे।
ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड साइज। एक्वस लिख दिया। अब आप देखो इधर वापस से आओ, यहां लिखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, +2 +2 +2 +2 और +2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका साइज नीचे आने पर बढ़ रहा है, तो नॉर्मली तो ये बढ़ेगा, लेकिन चार्ज डेंसिटी घट रही है। सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी होगी? इसकी चार्ज डेंसिटी यानी ज्यादा होगी तो पानी को ज्यादा खींचेगा, पानी को ज्यादा खींचेगा तो हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा। आयनिक मोबिलिटी की बात करो तो वही जो छोटा है वो मोटा है, और जो मोटा है उसकी मोबिलिटी कम है। क्लियर? जो छोटा है वो मोटा है और जो मोटा है उसकी आयनिक मोबिलिटी कम। नहीं आ रहा समझ में? बोलो, बिठा दो। इसका अगला सवाल देखो एक और। अब यहां नेगेटिव आ गया। नेगेटिव से मतलब नहीं है, चार्ज डेंसिटी की बात है। नीचे आएंगे तो देखो क्या होगा, यहां छोटा साइज है, यहां बड़ा साइज है, छोटा साइज है और ये बड़ा साइज है। तो इसका मतलब क्या निकला? ये आपका बड़ा साइज है। तो नीचे आने पर चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें, चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज। नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो क्या मतलब है इसका? नीचे आने पर साइज अगर बढ़ रहा है, तो साइज अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? चार्ज की डेंसिटी क्या हो रही है? कम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो भी क्या हुआ? साइज बढ़ रहा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? कम। साइज अगर बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? कम। चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? कम। तो चार्ज डेंसिटी कम होगी तो ये कम खींचेगा। नेगेटिव कैसे खींचता है आपको याद है? मैंने कल बताया भी था, वो इस वाटर के H+ को अपनी ओर खींच के हाइड्रेटेड होएगा। वो इस नेगेटिव से इस H+ को अपनी ओर खींचेगा, H+ से अपनी ओर खींच करके क्या करेगा? पानी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रेटेड ऐसे होगा H+ के साथ। अब इधर आ जाओ वापस। नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है? कम। नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी अगर कम हो रही है, सबसे ज्यादा इसकी डेंसिटी ज्यादा है चार्ज की, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा पानी को, तो पानी को अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रेटेड साइज का ज्यादा होगा, आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? तो आपको चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक ही बात है। तो अपन ऐसे नोट करके भी लिख सकते हैं कि जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? हाइड्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? हाइड्रेटेड साइज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ? आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, फाई मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेट साइज ज्यादा होगा और आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी नोट कर लो।
अब देखो जैसे लिथियम है, ये लिथियम प्लस जब होता है ना, पानी को जब खींचता है, तो पानी को जब खींचेगा तो एक लेयर पानी की, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 खींचता ही जाएगा क्योंकि इसके पास ये आयन है। और पानी को क्या कहते हैं अपन, याद है? पानी को क्या कहते हैं? डाइपोल। तो ये अट्रैक्शन कौन सा कहलाता है? आयन डाइपोल। मैंने कई बार बताया है, ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर प्लस और माइनस हो उसे क्या कहा जाता है? डाइपोल। प्लस और माइनस, उसको क्या कहा जाता है? डाइपोल। और ये एक आयन है, तो इसके बीच में अट्रैक्शन हुआ, आयन डाइपोल। अब सीजियम की बात करें तो सीजियम का साइज बड़ा था, चार्ज की डेंसिटी कम हो गई, तो वो पानी को कम खींच पाएगा। अब देखो, अब ये वाला साइज बड़ा या ये वाला साइज, ये इसको कहते हैं हाइड्रेटेड साइज। और ये भी आपका क्या हो गया? इसका हाइड्रेटेड साइज। तो अब आपसे पूछा यही था उसने, लिथियम का हाइड्रेटेड साइज ज्यादा है कि सीजियम का हाइड्रेटेड साइज? ठीक है। अगला दूसरा सवाल पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रेशन या हाइड्रेटेड साइज? तो रेस्पॉन्सिबल कौन है? आयन डाइपोल। 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 ठीक है, चलिए अब एक सवाल पूछेगा, इनमें से आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी, बताओ। तो सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी आपको बतानी है। तो अब बताओ आप, आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सोचो। अब आपको इसको ऐसे करना है, लिथियम आ गया प्लस, उसके बाद सीजियम प्लस, यहां बेरिलियम प्लस 2 है और यहां आपका मैग्नीशियम प्लस 2। क्लियर? यहां आपका क्या है? लिथियम प्लस, यहां आपका क्या है? सीजियम प्लस, यहां आपका बेरिलियम प्लस 2, यहां आपका मैग्नीशियम प्लस 2। अब आप इधर से इधर जाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तब भी चार्ज बढ़ रहा है, ये मतलब यहीं पर आ जाएगा। ये तो इधर से इधर जाएंगे तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा, हाइड्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रेटेड साइज भी बढ़ेगा, मोबिलिटी कम। तो इनकी तो मोबिलिटी वैसे ही कम आएगी क्योंकि चार्ज ज्यादा है। अब बचे ये दोनों, तो इन दोनों में कैसे चेक करेंगे? चार्ज डेंसिटी से। कैसे चेक करोगे? चार्ज डेंसिटी से। कैसे चेक करोगे? चार्ज डेंसिटी से। दिख रहे? तो इनमें चार्ज डेंसिटी की बात करें तो नीचे आने पर चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? कम। तो हाइड्रेशन कम तो मोबिलिटी ज्यादा। तो हाईएस्ट मोबिलिटी किसकी आएगी? ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे अब आप। ठीक है, चलिए ये आपका एक टॉपिक समाप्त, मोबिलिटी। अब अगला आएगा बोर-नेबर साइकिल। वैसे मैं आपको बता दूं, बोर-नेबर साइकिल आपको फिजिकल वाले सर पूरा पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ये वहां का टॉपिक है, अपना बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि छोटे मोटे सवालों में क्या ये टर्म आ जाती है तो फिर आपको ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, और हमें भी ऐसा बोलना पड़ता है फिर कि 12वीं में पढ़ोगे तो फिर वो सवाल अटक जाते हैं। तो हम सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ रहे इसमें, ज्यादा नाम पता होना चाहिए, क्या होता है पता होना चाहिए, और उस पर फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाए तो सॉल्व हो जाए, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं करना। बाकी जो जितनी भी डिटेलिंग होती है वो सब आपको पढ़ाई जाएगी फिजिकल में। ठीक है, तो प्लीज पेशेंस रखें। ठीक है ना? अगर इसके सवाल आपसे नहीं भी होना शीट में भी तो भी टेंशन मत लेना, बिकॉज जब सर पढ़ा देंगे ना थर्मोडायनेमिक्स में, उसके बाद वापस इन सवालों को करोगे तो आपको लगा चुन्नो मुन्नो सवाल है, कुछ भी नहीं है। तो कम से कम ये मत सोचना कि सर ने पढ़ाया समझ में नहीं आया। ठीक है, बहुत आसान है। तो बोर-नेबर साइकिल कुछ नहीं होता, एक साइकिल होता है which correlates
thermodynamical data with enthalpy of different physical and chemical roots. Definition लिखो. Born-Haber cycle is a cycle. Yeah, it is a cycle. It is a cycle. It is a cycle which correlates. It is a cycle which correlates thermodynamical data which correlate thermodynamical data with the enthalpy of different physical and chemical roots. Different physical and chemical roots. Different physical and chemical roots. ठीक है. अब जब ये बॉर्न-हेबर साइकिल पढ़ते हैं तो उसी में आता है अगला हेस रूल. इसको भी समझना पड़ेगा. अब ये हेस रूल क्या कहता है? जैसे मान लो आप हो, आपको अपने घर से स्टेशन जाना है. आपने अपने घर से स्टेशन जाने के लिए कैब बुक करी और उस कैब वाले ने कहा कि 200 रुपीज. ठीक है. आप सीधा ए से लेके डी, यानी ए रिएक्टेंट था और ये डी फाइनल प्रोडक्ट है, वहां गए 200 रुपए में. यानी अपने घर से स्टेशन पे गए 200 रुपए में. ठीक है. 200 रुपए को यहां पर मैं एक डेल्टा एच मान लेता हूं या एच मान लेता हूं. एक फाइनल इतनी हीट इस रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व हुई है. अब ये ए है. अब आपने क्या करा कि आपको डायरेक्ट स्टेशन के लिए कैब वाले ने मना कर दिया कि नहीं भाई साहब, मैं स्टेशन डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, मैं ये सर्कल तक जाऊंगा. और उसने हमें सजेस्ट किया कि सर्कल से आप ऑटो पकड़ेंगे तो आपको वो पहुंचा देगा. तो हमने कहा ठीक है, अर्जेंट थे, अपन बैठ गए. तो हम वहां से स्टेशन के लिए निकले और एक सर्कल पे उतरे. सर्कल पे एक ऑटो खड़ा था. ऑटो ने कहा कि भाई साहब, मैं भी स्टेशन तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट सर्कल तक छोड़ देता हूं, वहां से आपको दूसरा ऑटो मिल जाएगा. हम वहां बैठे, वहां से दूसरे सर्कल तक गए. दूसरे सर्कल पर पहुंचने के बाद उसने हमें स्टेशन पहुंचाया. तो हेस ये बोलता है कि अगर आप यहां से यहां गए तब आपके 200 रुपए लगे ना. ठीक है. तो अगर आप अपने घर से एक सर्कल तक गए ऑटो में, फिर दूसरे सर्कल तक गए और फिर दूसरे सर्कल से स्टेशन गए, तब भी आपका पैसा बराबर लगेगा. यानी कि यहां से यहां तक गए तो H1 लगा, ये H2 लगा और ये H3 लगा. तो वो ये कह रहा है कि जो आपका H कंटेंट है हीट, वो टोटल H1 प्लस H2 प्लस H3 ही होगा. यानी कि किसी भी रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व हो रही है वो हीट उतनी ही इन्वॉल्व होगी, चाहे आप किसी भी पाथ से जाएं. पाथ, ये वाला पाथ रखो तब भी उतना ही हीट है, ये वाला पाथ रखो तब भी उतना ही हीट है. यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर जो इन्वॉल्व हीट है वो कांस्टेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट होगी कोई भी रिएक्शन पाथ से. अब इसकी पूरी डिटेलिंग आपको सर समझाएंगे. यहां तक आपको समझ में आ गया? कोई भी रिएक्शन जो होती है, उस रिएक्शन के अंदर जो हीट है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, यानी वो बराबर लगेगी चाहे आप कोई भी पाथ यूज करो. ठीक है. इसको नोट करो पहले, हेस रूल फटाफट. ठीक है. तो पाथ लिख लेना इसको. हेस रूल के अकॉर्डिंग जो हीट इन्वॉल्व होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है. अब इसको समझना. आप बॉर्न-हेबर साइकिल ये जनरली आयनिक कंपाउंड के लिए बनाते हैं. अब आयनिक कंपाउंड कैसे कैसे बन सकता है वो देखना. जैसे अपन ने क्या लिया, ये सॉलिड लिया सोडियम और ये Cl2 गैस लिया हाफ. इसकी रिएक्शन कराई तो ये बनाया NaCl सॉलिड. इस रिएक्शन में डायरेक्ट जो हीट इन्वॉल्व हुई उसका नाम होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन. ये होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन. क्या होती है बताओ?
हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये सोडियम लिया अपन ने, जिस फॉर्म में नेचर में पाया जा रहा था उसी फॉर्म में लिया इसको, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है सॉलिड में लिया। Cl जिस फॉर्म में पाई जाती है नेचर में वो लिया। Cl एक गैस की फॉर्म में पाई जाती है Cl2, तो ये हमने Cl2 गैस की फॉर्म में लिया। मेरे को हाफ चाहिए क्योंकि एक Cl चाहिए यहाँ, तो मैंने हाफ किया क्योंकि मुझे 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाना है हमेशा। बॉर्न-हेबर साइकिल से क्या बनाएंगे, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हमने NaCl लिया और वो सॉलिड बनता है तो हमने सॉलिड लिखा। इस रिएक्शन में जो ये हीट है इसका नाम होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाने वाली हीट, फॉर्मेशन हीट, ठीक है। और जब कोई रिएक्शन होती है और कुछ बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव होगी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। अब ये सॉलिड है, इस सॉलिड में हमने क्या दिया, हीट ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ HSB लिख देंगे ऐसे, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगा। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी हीट जो किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दे। अब मैं दूसरे पाथ से जा रहा हूं, हेस रूल बताया था ना, हेस रूल के हिसाब से ये एक पाथ है डायरेक्ट गया, और अब दूसरे पाथ से मैं NaCl बना रहा हूं। उसमें मैंने क्या किया, पहले सॉलिड को किसमें कन्वर्ट किया, गैस में। गैस में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, ये सब्लिमेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी। सब्लिमेशन एनर्जी दी तो गैस बन गया। तो उस गैस के बाद मैंने इसको क्या दिया, आयनाइजेशन एनर्जी। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी दिया, इस आयनाइजेशन एनर्जी से क्या बन गया, Na+ गैस। Cl2 था, इसको दिया मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, Y2 लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना था। 2 Cl है, 2 Cl का तोड़ा तो मेरे को एनर्जी सिर्फ एक Cl के लिए चाहिए थी, तो Y2 करना पड़ा। वापस समझना, 2 Cl है उसको तोड़ूंगा, 2 Cl है उसको तोड़ूंगा, और अगर उसको तोड़ूंगा ये देखो आप, तो Y2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक Cl के लिए, अगर 2 Cl हैं उनको तोड़ने के लिए एनर्जी थी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसकी एक Cl को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए, हाफ। तो यहां आ जाएगा 1 Cl गैस। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको नेगेटिव में लाना है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी याद है, नेगेटिव होती थी, तब जाकर के ये एनायन बनेगा। ये गैस एनायन में आ गया। अब ये Na+ गैस और Cl- आपस में मिलेंगे, तब जाकर 1 मोल क्या बनेगा, NaCl। जब 1 मोल गैसियस केटायन और एनायन आपस में मिलते हैं तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है, और उसमें जो एनर्जी निकलती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। लिखवाया था, लैटिस एनर्जी को U से भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये अलग अलग पाथ से गए तो ये बॉर्न-हेबर साइकिल बना। अब आप नोटिस करो इसको ध्यान से, तो क्या दिखेगा कि ΔHF ये पाथ था एक तो डायरेक्ट, और एक ये सब पाथ था। तो आपसे कहा था बराबर होंगे सब एनर्जी, यानी ये टोटल बराबर आएगा। सब्लिमेशन एनर्जी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर लैटिस एनर्जी। ये बॉर्न-हेबर साइकिल। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसको प्लस कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। पूछो क्यों, आपको जो वैल्यू दी जाएगी वो ऑलरेडी नेगेटिव में ही आएगी, तो आप नेगेटिव वैल्यू पुट करना है यहाँ। अगर मैंने साइन नेगेटिव कर दिया तो आप गड़बड़ क्या करोगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करके पॉजिटिव कर दोगे, तो सवाल गलत हो जाएगा। तो मैंने जानबूझ के यहाँ प्लस लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि एग्जामिनर तो ऑलरेडी इनकी वैल्यू नेगेटिव में ही देगा, इनकी वैल्यू भी नेगेटिव में ही देगा, तो जो वैल्यू देगा बस आपको वो पुट करनी होगी यहाँ पे। अगर मैंने नेगेटिव लिखा तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को पुट करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी बहुत ज्यादा, सवाल गलत हो जाएगा। तो मैंने ऐसे क्यों लिखा प्लस, ये समझ में आ गया होगा आप सबको। आप इसी से सवाल सॉल्व करेंगे, हमेशा इसी से सवाल सॉल्व करेंगे। ये बॉर्न-हेबर साइकिल था, और इसको समझाने के लिए हेस रूल बताया था कि रिएक्शन जो होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। जितनी एनर्जी यहां से यहां आने में लगी उतनी ही आप दूसरे पाथ से आओगे तब लगेगी। दैट इज कॉल्ड हेस रूल। और ये आपका बॉर्न-हेबर साइकिल होता है आयनिक कंपाउंड का, NaCl का। क्लियर। अब इस पर सवाल कैसा आएगा देखो मैं बताता हूं। एक
सवाल ऐसा आएगा, ध्यान से देखना, कि वो आपको यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन दे देगा -411.2, सब्लिमेशन एनर्जी दे देगा वो आपको 108.4, आयनाइजेशन एनर्जी दे देगा वो आपको 495.6, और ये पूरी की पूरी वैल्यू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जगह 121 लिख दिया, तो ये पूरी वैल्यू होगी बॉन्ड डिसोसिएशन बाय 2 मत करना अब इसको डायरेक्ट, ठीक है। ये वैल्यू आपको जिसने डायरेक्ट दे दी -348.6, और आपसे बोला कि x फाइंड आउट करो, बस ऐसे लिख देगा। तो चलो करो x फाइंड आउट, x फाइंड आउट करो। हो गया? तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, निकाले? इसका आंसर सॉल्व करोगे आप तो ये x बराबर कितना आएगा, सॉल्व करो। वैल्यू पुट कर देता हूं मैं पहले तो आपके लिए, ताकि आप आराम से सॉल्व कर सको। यहां पर ये वैल्यू पुट कर देता हूं 411, तो आपको ऐसा कैसा लिखना है, माइनस है तो माइनस में लिखना है, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है आयनिक कंपाउंड की वो नेगेटिव होती है। फिर उसके बाद आपको लिखना था 108.4 प्लस 490.56 प्लस 121। अब मैंने यहाँ प्लस क्यों लिखा था, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑलरेडी माइनस में वैल्यू दे रखी है। अगर मैं यहाँ माइनस लिखता तो आप माइनस माइनस प्लस कर देते तो गलत हो जाता। अब आपको डायरेक्ट 348.6 रखना था, और आपको प्लस x रखना है, क्योंकि जब आप x निकालोगे तो अपने आप ही माइनस में आ जाएगा, और अगर लेटिस एनर्जी माइनस में ना आ रही हो तो आप माइनस लगा दो अपने आप ही, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर? बोलो, कर लेंगे ऐसे सवाल, और बाकी सारी डिटेलिंग थर्मोडायनेमिक्स में सर पढ़ा देंगे आपको, फिजिकल वाले, टेंशन मत लेना आप। अब मैं आपको कुछ हीट उनकी डेफिनेशन बता देता हूं, ताकि आपकी जो यूज आए नॉर्मली वो आप कर लें। जैसे पहला अपन ने अभी लिखा था हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब ये होती क्या है, तो सबसे पहले हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है, इट इज अ रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड टू 1 मोल ऑफ गैस। यानी किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसे हीट ऑफ सब्लिमेशन कहा जाएगा। आराम से बोलो, दोबारा से क्या बोला मैंने, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू इवोपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड टू 1 मोल ऑफ गैस। देखो, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी to evaporate 1 mole of solid to 1 mole of gas. हीट ऑफ फ्यूजन बोलो या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दो नाम है इसके, हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसमें लिखो अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी
to melt 1 mole of solid into liquid. Amount of required energy to melt 1 mole of solid into 1 mole of liquid. Into 1 mole of liquid. ठीक है, अगला आता है हीट ऑफ वेपराइजेशन. देखो, हीट ऑफ वेपराइजेशन. हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब वेपराइजेशन क्या होता है भाई? अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ required energy, amount of required energy to evaporate 1 mole of liquid to 1 mole of gas. Amount of required energy to evaporate 1 mole of liquid to 1 mole of gas. क्या ये ऐसा फील नहीं आया? हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या था? डायरेक्ट सॉलिड को गैस में ले जाना. ये था पहले सॉलिड को लिक्विड में लाना, और फिर ये था लिक्विड को वेपर में लाना. तो ये क्या था? डायरेक्ट सॉलिड को वेपर में ले जाना. यानी हीट ऑफ सब्लिमेशन जो होगी वो डायरेक्ट हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर, के सम के बराबर होगी. ये जो होगी वो इन दोनों का सम करेंगे तभी तो आएगी. ठीक है, तो ये आपको एक डेफिनेशंस पता चल गई. ठीक है, मिटा दो. अगला देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन. क्या बोला मैंने? इसको बताओ. हीट ऑफ फॉर्मेशन. अब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? वही वाली बात है, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी. डेफिनेशन ध्यान सुना. अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी when 1 mole of ionic compound is formed from its constituents element which exist in natural state. ठीक है, जो नेचुरल स्टेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं से अगर आप 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाते हो तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाती है हीट ऑफ फॉर्मेशन. एलिमेंट नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए. जैसे आपने ध्यान दिया, मैंने जब फर्स्ट रिएक्शन लिखी थी तो वहां पर ये सोडियम लिखा था सॉलिड, यानी कि सोडियम का नेचुरल स्टेट जो है वो सॉलिड है, एग्जिस्ट करता है जिसमें. यहां पर जब मैंने लिखा था तो ये Cl2 गैस लिखा था. ये Cl2 गैस इसलिए लिखा था क्योंकि यहां पर ये गैस में है. ये किस में है? गैस. और ये Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है. किसमें? Cl2 की फॉर्म में. तो वही लिखा अपन ने, नेचुरल स्टेट. नेचुरल स्टेट से ये बना था तो जो हीट थी उसे कहा था हीट ऑफ फॉर्मेशन. नेचुरल स्टेट से जो बना था उसे कहा था फिर अपन ने हीट ऑफ फॉर्मेशन. लेकिन अगर आपको ऐसे दे दे H+Cl और HCl तो क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी? नो. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और Cl इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते नेचुरल स्टेट में. लेकिन अगर H+ और Cl- लिख दिया और HCl लिख दिया तो क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी? नहीं. ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये नेचुरल स्टेट नहीं है इनकी. परंतु क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा? यस. नेचुरल स्टेट में होता है H2 हाफ
Cl2 भी नेचुरल स्टेट में होता है हाफ, इसका हाफ हाफ किया तब बना 1 मोल HCl। क्लियर? अब आपको कुछ एलिमेंट की नेचुरल स्टेट लिख रहे हैं हम, जो आपको जनरली पता होती है। जैसे कुछ एलिमेंट X2 गैस की फॉर्म में पाए जाएंगे, लाइक Cl2, O2, N2, ये सब गैस में ही मिलते हैं। लेकिन जो Br2 होता है उसका स्टेट जो होता है वो लिक्विड होता है, I2 का स्टेट सॉलिड होता है। एलिमेंटल स्टेट में जो पाया जाता है फॉस्फोरस P4 में, ये S8 में पाया जाता है। मरकरी जो होता है वो लिक्विड में पाया जाता है। ये इनकी नेचुरल स्टेट है जो आपको याद रखनी है। ये सारी अपने काम नहीं आएगी, पहले ही बोल रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना। पता है आप डर जाओगे, नहीं, आपको सिर्फ ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ये पूछेगा और ये पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछे। जो पूछेगा वही लिखा है मैंने, ठीक है? तो नोट करो हीट ऑफ फॉर्मेशन फटाफट। हो गया? तो स्टैंडर्ड स्टेट याद रहेगी, लिक्विड, अच्छा ये सॉलिड, गैस 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 सॉलिड। ये होती है ना यहाँ हीट ऑफ हीट। अगला आता है हीट ऑफ सॉल्वेशन। ये हीट ऑफ सॉल्वेशन या हीट ऑफ हाइड्रेशन बोले एक ही बात है। अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी, समझिए, व्हेन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, लिखो अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी व्हेन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी लिखना है ना, amount of released energy when ionic compound dissolve in a polar solvent, then it is called solvation energy. Then it is called solvation energy. If water is taken as a polar solvent, if water is taken as a polar solvent, if water is taken as a polar solvent, then it is called hydration energy. Then it is called hydration energy. अगला आएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। लिखो अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक, amount of required energy to break a covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसके बाद अगला आता है बॉन्ड एनर्जी। इसमें लिखो अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, amount of released energy, amount of released energy amount of released energy, समझ गए? when कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, फिर से बोल रहा हूं कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो अगर आप देखो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बराबर एक तरह से माइनस बॉन्ड एनर्जी होता है। तो अगर बोर्नेबर साइकिल में आपको बॉन्ड
डिसोसिएशन एनर्जी देगा तो प्लस साइन आएगा, और हो सकता है कि वो सवाल में बॉन्ड एनर्जी लिख दे, तो आपको ध्यान रखना उसको प्लस करके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पुट करना फॉर्मूले में। दोबारा सुनना, बॉन्ड नंबर साइकिल जब होगा तो उसमें क्या करेगा एग्जामिनर, बेवकूफ बनाने के लिए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू लिख देगा, तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू तो आएगी माइनस में। अब आपको क्या करना, उससे बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट, बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो प्लस हो जाएगी वो वैल्यू, वो पुट कर देना। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर बॉन्ड एनर्जी दे दिया, साला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी था फॉर्मूले में, तो अब क्या करें, तो उसको प्लस करके रख दो, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड नेबर साइकिल समाप्त, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व होएगी, और थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व होएगी तो उसके लिए अब आप मेरे को एक सवाल कराना है, अगर वो चाहो तो कराऊं और आप चाहो तो ना कराऊं। लेकिन अगर मैं नहीं कराऊंगा तो आपको एक चीज समझ में हमेशा नहीं आएगी, रिड्यूसिंग पावर, जो मैंने उस समय बोला था आपको कि डिपेंड करता है कुछ अदर फैक्टर्स पे, और ऑक्सीडाइजिंग पावर ये भी मैंने कहा था डिपेंड करता है कुछ अदर फैक्टर्स पे, ठीक है। अब इसके लिए मुझे आपको थर्मोडायनेमिक्स की एक रिएक्शन बतानी पड़ेगी। मैं बहुत हैवी हार्टेड लिख रहा हूं, मुझे पता है कि मेरा फीडबैक खराब हो जाएगा इससे कि पता नहीं क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया, लेकिन आई होप कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और ये विश्वास रखेंगे कि जब फिजिकल वाले सर आएंगे तो ये सब एक्सप्लेन कर देंगे। ये एक रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन में ये डेल्टा जी होता है, इसका नाम होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ये हीट ऑफ रिएक्शन होती है और ये एंट्रोपी चेंज होता है। ये कुछ मत पूछना कि क्या होता है और कुछ मत सोचना कि क्या होगा, ये सब अपने आप सर बता देंगे, ठीक है। बस मैं इतना बताता हूं कि अगर कभी सवाल में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन हमेशा होगी। डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन हमेशा होगी, ठीक है। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आ गया, तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, पीछे की तरफ आना, ठीक है। बस ये दो चीजें याद रखनी है आपको। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो रिएक्शन आगे जाती है, अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियसली हो जाती है। और अगर किसी रिएक्शन में पीछे की तरफ आती है, किसी में अगर वो पीछे की तरफ आती है, इसका मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव है, या उल्टा बोलो डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन पीछे की तरफ आएगी, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन पीछे की तरफ आएगी। क्लियर? अब सवाल को समझना, जब मैंने आपको ये सिखाया था कि यार M से M प्लस बनता है और एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो मैंने क्या कहा था, ये प्रोसेस अगर हो रहा है तो इसका मतलब हुआ है कि ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन। पहले इसको रोको, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो मैंने बोला था रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर मैंने कहा था कि रिड्यूसिंग एजेंट आप देख रहे हो तो आप सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी से नहीं देख सकते। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। मैंने कहा था और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, वो फैक्टर आज आ गए। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने के बाद, जो भी बताया था ना मैंने प्लस माइनस, इलेक्ट्रोड बनाने के बाद अगर वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब वो एलिमेंट क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। समझ गए? ऑक्सीडेशन हो गया मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यानी आपने जो स्टैंडर्ड स्टेट ली उसकी तो एलिमेंट लिया, एलिमेंट कौन सा लिया? सॉलिड, क्योंकि रॉड बना रहे हो। और वो सॉलिड किस में गया? कैटायन में। लेकिन कौन से? पानी में गया। पानी में गया तो वो क्या बना? एक्वस। इस प्रोसेस की जो हीट है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि उसकी नेचुरल स्टेट से बनाई है। अब या यूं मान ले डेल्टा है। अब आप इसको दूसरे पाथ से भी बना सकते हो। जैसे पहले आपने उसको क्या दिया? हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन देखिए, ये एलिमेंट या मेटल किस में आएगा? पहले गैस। फिर आपने उसको क्या दिया? आयनाइजेशन एनर्जी। ये ऐसे लिख दो। फिर आपने क्या दिया उसको? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी देती है वो क्या बन गया? कैटायन, गैसियस कैटायन।
गैसियस कैटायन जाकर के एक्वस कैटायन में बनता है। तो अभी बताया था कि कैटायन अगर एक्वस हो जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी है, पानी पानी आ गया तो हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी थी, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी आ गई। तो इसका जो बॉर्न एवर साइकिल है वो क्या बना, डेल्टा एच बराबर सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। अब इन दोनों का जो सम है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका सम नेगेटिव है, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव है। अब लिथियम का केस हम लेते हैं, जैसे मैं रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहा था, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। रिड्यूसिंग पावर में लिथियम प्लस एक्वस में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये। फिर सेकंड नंबर पे आता है सीजियम, रुबिडियम, फिर पोटेशियम और सबसे पीछे सोडियम। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये पूछ रहा है क्यों, जबकि अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो वो जल्दी आएगा इधर, तो सीजियम सबसे होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्यों है वो समझ रहे हैं। अब यहां से यहां गए, हीट सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ी, यहां गए आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी, और ये जब कैटायन लिथियम बन गया अंदर तो ये पानी को अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। पहले बताया था सीजियम और लिथियम में कितना बड़ा सीजियम था और कितना बड़ा लिथियम था, याद करो। अभी अभी डायग्राम बताया था थोड़ी देर पहले, तो लिथियम का डायग्राम इतना बड़ा बनाया था, इतने सारे गोले, यानी इतना सारा पानी को अपनी ओर खींचेगा, यानी इतना सारा हाइड्रेशन आएगा, यानी इतनी सारी हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी, और इतनी सारी हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी कि वो नेगेटिव एनर्जी कर देगी इन सबको। मतलब इसका जो नेगेटिव वैल्यू होगा इन दोनों के सम से बहुत ज्यादा होगा, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, जिससे डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। और अभी फॉर्मूला लिखा था ये वाला कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव आएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव बनेगा तो रिएक्शन सबसे पहले भागेगी, सबसे पहले भागेगी। तो लिथियम के केस में सबसे पहले बनेगा Li+, तो Li से Li+ सबसे पहले बनेगा, तो Li स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ नहीं हुआ। तो आपसे सवाल पूछेगा कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसका रीजन बोलेंगे ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इसलिए लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी कि जो रिड्यूसिंग पावर है वो सब्लिमेशन पे डिपेंड करी, आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करी और हाइड्रेशन पे डिपेंड करी। अकेले आयनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड नहीं हुई, अकेले आयनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड नहीं हुई। चलो नोट करो इसको पहले अच्छे से। आराम से दोबारा समझेंगे इसको एक और बार अच्छे से, धीरे धीरे। सबसे पहले ये रिएक्शन होती है, इसको समझने की कोशिश कोई नहीं करेगा। इसमें सिर्फ एक लाइन बताई कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली आगे होती है, ठीक है, अपने आप। जिसके लिए ज्यादा नेगेटिव है उसके लिए ज्यादा होती है, ठीक है। फिर मैंने रिड्यूसिंग पावर पूछी तो मैंने ऑर्डर लिखा कि अल्कली मेटल्स में लिथियम सबसे ज्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब फिर ऑर्डर ये आ रहा है, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि लिथियम कैसे हो सकता है। लिथियम की तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, लिथियम तो सबसे पीछे आना चाहिए था। तो उस सवाल का आंसर मैंने क्या दिया कि अकेले आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है किस पर, सब्लिमेशन,
आयनाइजेशन और हाइड्रेशन पे। फिर मैंने सवाल पूछा माइंड में कि मेरे को बताओ रिड्यूसिंग पावर निकालते कैसे हैं। तो मैंने कहा कि एक मेटल लेते हैं, एलिमेंट जिस स्टेट में होगा एलिमेंट वही लिया, और वो एलिमेंट जब पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है और वो रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब है कि रिडक्शन हुआ है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो यहां से यहां गया एक्वस, ये रिएक्शन में जो सबसे पहले इधर जाएगा वही आपका क्या होगा, रिएक्शन में जो सबसे पहले जाएगा वही क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने इसका बॉर्न हेबर साइकिल बनाया, क्या बना जल्दी बताओ, इसका बॉर्न हेबर साइकिल बनाया। तो ये आपका क्या हुआ बॉर्न हेबर साइकिल में, ये आपका गैस बना, इस गैस से फिर आयनाइजेशन एनर्जी बनाई तो गैसियस कैटायन बना। फिर इस गैसियस कैटायन में आपको पता है कि ये एक्वस में जाएगा तो हाइड्रेशन करेगा, हाइड्रेशन करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बनेगी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ गया। फिर मैंने इसका बॉर्न हेबर साइकिल बनाया, ये H, ये वाली H होती है सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। फिर मैंने कहा कि लिथियम का साइज बहुत छोटा था तो उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो उसने पानी को याद है बहुत ज्यादा खींचा था। और मैंने कहा था कि देखो लिथियम का साइज इतना बड़ा है, सीजियम का तो इतना सा था पानी गिरने के बाद भी, लिथियम इतना बड़ा, तो इसका मतलब लिथियम ने पानी को बहुत ज्यादा खींचा। अगर उसने पानी को खूब सारा खींचा है तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, और अगर हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा आएगी, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी। तो ये जो नेगेटिव है वो इन दोनों के पॉजिटिव सम से भी क्या है, ज्यादा। नेगेटिव आते ही डेल्टा H नेगेटिव हो गया, तो लिथियम के लिए नेगेटिव आएगा डेल्टा G सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा लिथियम से लिथियम प्लस बनेगा, तो इसका मतलब रिएक्शन लिथियम के लिए सबसे आगे जा रही है जल्दी जल्दी। तो जो रिएक्शन जल्दी से जल्दी Li प्लस बनाएगा तो फिर Li सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए बेरिलियम +2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनमें ऑर्डर बताओ रिड्यूसिंग पावर का, सोचो। सोच के बताओ, चलो ट्राई करो फटाफट, चलो। हो गया, देखो इधर ऑर्डर आएगा ये, यहां पर जो बेरिलियम होगा वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब आप सोचो साला बेरिलियम, यहां सब्लिमेशन एनर्जी से बेरिलियम गैस बनेगा, बेरिलियम आयनाइजेशन एनर्जी से यहां आएगा और यहां आएगा। बेरिलियम पर +2 चार्ज है, लिथियम पर +1 है, तो इसका मतलब बेरिलियम का तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, लिथियम से भी ज्यादा होगा। लेकिन आप भूल गए कि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन s में पड़ा हुआ था, S2, अपन ने याद है बोरोन से भी ज्यादा कर दिया था उसका। तो बेरिलियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम से भी ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन बेरिलियम के केस में ये आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। तो ये प्लस बहुत ज्यादा है, ये माइनस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ये प्लस और ये मिल जाते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ये दोनों मिलने के बाद नेगेटिव नहीं होते हैं। इसकी वजह से डेल्टा HF नेगेटिव नहीं हो रही है, इसलिए डेल्टा G नेगेटिव नहीं होती, इसलिए बेरिलियम आगे जल्दी जल्दी नहीं भागेगा, इसलिए बेरिलियम वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्वेश्चन समझ में आया? बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, इवन लिथियम से भी ज्यादा है, फिर भी बेरिलियम वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन पड़ा था 2s2 में, तो बेरिलियम के केस में जब आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी बहुत ज्यादा होगी, लिथियम के केस में ज्यादा नहीं है क्योंकि वो S1 है,
2s1। बेरिलियम के केस में क्या होगा 2s2। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत हाई है, ये वैल्यू भी हाई, ये वैल्यू भी हाई, तो ये वैल्यू जब इसमें जुड़ गई तो फिर वो नेगेटिव नहीं हो पाई, इसलिए बेरिलियम वीकेस्ट रह गया। तो यानी कि एस ब्लॉक में अगर पूछा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, लिथियम। और इंटरेस्टिंग बात है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, लिथियम। लिथियम पूरी पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। अब इधर देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालनी है हमें, किसकी, F2Cl2 Br2 और I2 की। अब जरा बनाओ, X2 से जब मैं X माइनस बनाऊंगा, हाफ X2 से X माइनस, तो ये क्या हुआ इसका, बोलो, ये क्या हुआ इसका, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक पाथ तो ये हो गया कि यहां से यहां चला गया, ठीक है। दूसरा बात है कि इसको तोड़ दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 करेंगे तो X गैस आएगा, X गैस के बाद यहां क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा, तो ये X गैस माइनस बन जाएगा। X गैस माइनस बनने के बाद वापस से ये देखो माइनस वाला F माइनस से ये एक्वस में आएगा, तो ये वापस एक्वस में आएगा तो हाइड्रोजन एनर्जी आएगी। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पढ़ाया था आपको आयनिक मोबिलिटी, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा थी, किसकी ज्यादा थी, F माइनस की बहुत ज्यादा थी, छोटा साइज था वो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी, तो उसने क्या करा था, खूब सारे पानी को घेर लिया था। पानी को घेरते ही हाइड्रेटेड साइज बढ़ गया था, हाइड्रेटेड साइज बढ़ते ही जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, वो नेगेटिव में आएगी। इसका बोर नेबर साइकिल भी बनाओगे तो क्या बनेगा, डेल्टा H F बराबर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब माइनस में ये भी, और ये माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव, क्योंकि F माइनस छोटा साइज था तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी अगर हाइड्रोजन एनर्जी, तो नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए आएगी, F, और F के लिए नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ये F के लिए रिएक्शन तेजी से भागेगी, और अगर F के लिए तेजी से भागेगी तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूरी पीरियोडिक टेबल में F2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लिथियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, नोट करो इसको फटाफट, चलो। क्लियर। अब देखो क्वेश्चंस पूछते हैं अपन, और सवाल कैसे कैसे आएंगे देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये आपको दो रिएक्शन देगा ऐसे, और आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दोबारा बोलो, क्या पूछेगा, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल
नहीं है। सोचो, अब इसको ऐसे करते हैं, देखो F2 से F माइनस बना तो ये रिएक्शन क्या हुई, रिडक्शन, और रिडक्शन हुआ तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। F माइनस से F2 यानी ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन प्रॉब्लम है, अभी बताया था F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो F2 से F माइनस बन सकता है, F माइनस से F2 नहीं आएगी रिएक्शन, ये याद रखना। तो ये गलत हो गई रिएक्शन। दोबारा देखो, क्या रिएक्शन की फिजिबिलिटी थी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो ये F2 से क्या बन सकता था, F माइनस। F2 से क्या बन रहा था, F माइनस, तो ये क्या हुआ प्रोसेस, रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन। और ये F माइनस से क्या बना, F2। ये नहीं बन सकती क्योंकि ये रिएक्शन इधर जा रही है तो इधर नहीं आ सकती, उल्टा। ठीक है, ऐसे कैसे एक सवाल पूछा उसने, ये मैंने अभी बताया था, इधर से इधर इसलिए जा रही थी क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव था। आपको डाउट आएगा कि ऐसे क्यों नहीं जा रही, तो अगर आप इधर से इधर ला रहे हो तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव रिएक्शन तो होती ही नहीं है। मना किया था ना, डेल्टा जी पॉजिटिव आता है इसका मतलब रिएक्शन नहीं हो सकती, तो इसका ही तो डेल्टा जी अभी नेगेटिव आया था, तभी तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो इसका डेल्टा जी नेगेटिव है इस तरफ, तो अगर आप इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव वाली रिएक्शन नहीं होती, बोला था ना, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इन दोनों में से कौन सी एंडोथर्मिक है, सोचो। देखो अब इधर, ये n से n प्लस गया, अगर ये n से n प्लस गया है तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हुआ तो एंडोथर्मिक। अब यहां एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया आपने, नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो थी फर्स्ट, वो भी पॉजिटिव थी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कंफ्यूजन कर देगा। ये आयनाइजेशन एनर्जी है, वो आपको लगती है एंडोथर्मिक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी आपको ये लगती है आपको, बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आपको लग रहा था नेगेटिव आती है, तो आप ये बोल रहे ये एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक। लेकिन आप ये भूल गए कि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड होने की वजह से जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऐड करने पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या होता था, एनर्जी देनी पड़ती थी, इसलिए आपको 3 वालों की पॉजिटिव बताई थी मैंने, नाइट्रोजन की, सेकंड ए की और नोबल गैसों की। इनका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव बताया था, यानी ये भी पॉजिटिव है, तो एंडोथर्मिक है दोनों ही। एंडोथर्मिक। क्लियर। लेकिन आपको एक चीज मैंने बताई थी, अगर साइन पूछे तो आप क्या कर सकते हो, आप साइन पूछे, ऊपर वाली रिएक्शन में तो मैंने रिएक्शन है या नहीं पूछा था, मैंने साइन नहीं पूछा था। इधर जाने पर डेल्टा जी नेगेटिव था तो उल्टी लिखने पर पॉजिटिव हो गया था, तो पॉजिटिव साइन हो गया तो रिएक्शन नहीं होगी, वो एक अलग चीज है। यहां मैं अलग क्वेश्चन पूछने वाला हूं, यहां पूछ रहा हूं वापस कि विच ऑफ द फॉलोइंग reaction is exothermic, which of the following reaction is exothermic? n प्लस से n और ये n माइनस से n, देखो अब ये n प्लस से n और ये n माइनस से n बना रहा है वापस। अब ये देखो, आप अगर मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा था
ये आयनाइजेशन एनर्जी था, तो एंडोथर्मिक था। अब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा और फिर ये बनेगा, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, उल्टी रिएक्शन है। यहां पर आपका क्या आ रहा था, N-, ये इधर से इधर एंडोथर्मिक, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगी, एक्सोथर्मिक। ये आपको बस ऐसे सवाल थे जिनमें उलझा सकता था एग्जामिनर। अब आपको बस ध्यान रखना है कि आपको यहां पर उलझना नहीं है। क्या बोला, जल्दी बताओ, आपको उलझना नहीं है। ये आप बहुत ध्यान से घर पे करना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि इस तरफ जाने पर जो साइन होता है वो अगर इधर आ जाए रिएक्शन तो उल्टा हो जाता है। तो आपको एग्जामिनर यहीं जरूर फंसाएगा, बस आप ये ध्यान रखना, यहीं फंसते हैं साले, और कहीं नहीं फंसते। क्या बोला मैंने, यहीं पे फंसते हैं बस। क्लियर? चलिए अब मैं दो चार, आपका ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया भाई, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समाप्त। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग। चलो कुछ सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट। मैं बना के लाया था चैप्टर के एंड में आपके लिए कि शायद आप खुश हो जाएं, प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी कि कैसे एग्जाम में आते हैं, वो आपको पता चलना चाहिए ना। पहला सवाल, which of the following group is not चलो आंसर दो। ऐसा कौन सा ग्रुप था जो किसी भी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया था मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में, जल्दी बताओ। सिंगल करेक्ट है। सोचो, तो आपका आंसर है 8th ग्रुप। आपने सोचा होगा कि 8th ग्रुप ऐसा जो किसी भी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया था, बल्कि उसे 8, 9, 10 में रखा गया था, याद है। लेकिन एक 0 ग्रुप भी था जो किसी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं रखे थे उसने। क्यों नहीं रखे थे? क्योंकि नोबल गैस डिस्कवर्ड ही नहीं थी। तो अगर बेस्ट ऑप्शन देखो इन सब में तो 0 ग्रुप जाएगा आंसर। यही आईडी है। अगला सवाल, चलो बताओ, लोथर मेयर कर्व किसके बीच में बनाया गया था? जल्दी बताओ, जल्दी। ट्राई 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 ट्राई। ट्राई भाई ट्राई।
यस, करेक्ट आंसर इज एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। वेरी गुड, जिन्होंने भी सही किया उनके लिए क्लैपिंग फॉर ऑल। ऐसे सवाल आएंगे पेपर में 29 तारीख को। मैं आपकी प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूं कि पेपर के सवाल कैसे होंगे, तो ये सारे पेपर के सवाल ही करा, मतलब पेपर जैसे सवाल करा रहा हूं। ये मत सोच ला कि यही पेपर में आने वाले और सर ने करा दिए पहले, नहीं, पेपर जैसे बोला है। अगला बताओ, एलिमेंट। ये मैं लास्ट ईयर का पेपर ही करा रहा हूं जो लिया था मैंने, तो आपको ऐसे सवाल आएंगे, आप पढ़कर जाना और फिर देखना 29 तारीख को आपको कितना बढ़िया लगता है। एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 33 belongs to कार्बन फैमिली और हेलोजन। चलो बताओ, पहले आपको एटॉमिक नंबर 33 से, चलो मैं क्यों बता रहा हूं, फिर खुद करो। देखो आप 33 का निकालोगे तो आप 15th ग्रुप आएगा, तो निकोजन्स। अगला सवाल करो, लैंथेनम एंड एक्टिनम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक? आपको मैंने बताया था लैंथेनम और एक्टिनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक नहीं है, याद आया? कंफ्यूज मत होना। वापस से, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा था इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो किस में एंटर किया था? डी में। अगला सवाल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन enters in which subshell? ट्राई करो, S, P, D और F। ट्राई करो। Recently a new noble gas was discovered. What is the period number, group number and the symbol? Recently अगर न्यू आया है तो सोचो क्या होगा? ए 7th पीरियड ही होगा, क्योंकि 7वें पीरियड में नए एलिमेंट खोजे गए, वो रखे गए हैं, तो वैसे ही मैंने ऑप्शन कर लिया। 18 ग्रुप 7th, यहां तक तो चल रहा था सही।
यहां पर Hg था तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर यही जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मुझे नहीं पता ये OG क्या है, तो आप ढूंढेंगे नेट पे जाके OG क्या है, ठीक है। और ये OG अगर है नोबल गैस तो 18 ग्रुप में ही आएगा, तो वैसे ही आंसर आ जाएगा आगरा। चालाकी से आएगा ये बिना पढ़ाए, ऑप्शन देख के। एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन, कौन कौन है बताओ। ए सोचो, याद आया। डी, एक का एल्यूमिनियम गैलियम बताया था मैंने, और एक का सिलिकॉन जर्मेनियम बताया था मैंने। अगला, द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। The second transition series contains element having highest atomic number। सोचो, इक्कीस से लेके 30, 40 से 50, 39 से 48 और 57 टू 80। थर्टी 39 से 48। The element with atomic number 102 is placed in B, P block, C, D block, F block। एन एलिमेंट्स, हाँ पहले इसको सोचो, हुज IUPAC नंबर, IUPAC नेम इज UUT belongs to S block, P block, D block और M block। बताओ, तो एन एलिमेंट, पहले तो ऊपर बता एटॉमिक नंबर 102, तो 102 की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है 102 वाला तो किसमें आता है, एफ ब्लॉक में, क्योंकि 103 तक बताया था मैंने बताया था 90, याद आया, थोरियम 90 से लेके लोरेंशियम 103 तक तो सीधा ही एफ ब्लॉक का था। अब ये दे दिया UUT, यानी कि ये 114। अब 114 का मतलब आप समझ गए 14th ग्रुप,
मैंने बताया था ना, ये 2 लेटर ग्रुप को बताते हैं। 14th ग्रुप तो पी ब्लॉक में आता है, तो पी ब्लॉक। ठीक है, इस तरह के आपके सवाल आते हैं टेस्ट पेपर में। तो ये आपका पीरियोडिक भी खत्म हो गया और एक छोटा सा 10 क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो भी हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो इसे दोबारा देखें अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड, नया चैप्टर। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।